अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। मैं हूँ शाला खान, पीर से जुमेरात तक आपके साथ। जनाब, आज हम बात करेंगे ईरान के जो इंटेलिजेंस फेलियर है, इस पे बात करेंगे। बात हमें ट्रम्प की धमकी पे भी करनी है, जो कि साइकोलॉजिकल प्रेशर वो डाल रहे हैं या फिर वो कोई वॉर क्राइम कर रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे। रेस्क्यू मिशन महँगा पड़ गया अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका के $20 करोड़ के तैयारे तबाह हो गए हैं। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की जो एयर सुपीरियॉरिटी के जो दावे थे, वो भी धरे के धरे रहे। साथ में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो मसला हुआ है कि यूएई को अदायगी का मामला हुआ, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि डिप्लोमैटिक की अचीवमेंट है या ये कुछ और चीज़ है पाकिस्तान की। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि क्या ये इंटरेस्ट की तबाहकारियाँ जो है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? और इन सब पे तज्ज़िया लेंगे। वॉशिंगटन से हमें जॉइन कर रहे हैं आसिम सिद्दीकी साहब, जो कि एंकर और एनालिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ईरान के पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस टीम के जो सरबराह हैं अमरीकी और इस्राएली हमले में वो शहीद हुए। मेजर जनरल मजीद साहब जो थे, वो गुज़िश्ता तकरीबन 5 दहाइयों से ईरान की जो इंटेलिजेंस थी और जो सिक्योरिटी निज़ाम है, उसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे थे और उन्हें मुल्क की जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है, उसकी एक कलीदी शख्सियत भी समझा जाता था। लेकिन सवाल मैं आपसे ये कर रही हूँ कि जब आपका खुद का इंटेलिजेंस चीफ जो है, उसका वो महफूज़ नहीं रहे, तो फिर इनकी जो पूरी तंज़ीम है, उसकी इंटेलिजेंस किस काम की रही? मतलब इंटेलिजेंस फेलियर तो ये हुआ ना? देखें ब इंटेलिजेंस फेलियर हुआ ईरान को मेरा ख़्याल है एक बड़ा झटका भी लगा। हुँ, लेकिन जिस तरह की ये जंगें हैं, जिस तरह की ईरान के अंदर मुसलसल लोगों को पकड़ा जा रहा है, सैकड़ों लोग जो है इस वक़्त हुँ, पकड़े जा चुके हैं जासूसी के हुँ, इल्ज़ाम में। तो आपने सुनी होगी ये एक बड़ी आम-सी वो है कि घर को आग लगी घर के चिराग से। हाँ, तो हाँ। यस, ये होता है दुनिया में हर जगह स्लीपिंग सेल्स होते हैं, लोग आराम से दूसरे महकमे में काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं। तो ईरान के लिए भी एक ये झटका है और मुसलसल आ रहा है, ये आज पहली दफ़ा नहीं हुआ है, लेकिन जो ईरान का एक अपना सिस्टम वो जो बना के चले गए हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता कि किसी के जाने से कोई फ़र्क पड़ता है। यस, वक़्ती तौर पे थोड़ा बहुत ज़रूर पड़ेगा, लेकिन दूसरी क़यादत आ जाएगी। हो सकता है कि पहली क़यादत थोड़ी नरम हो, दूसरी क़यादत जो है वो ज़्यादा सख्त हो। तो ये हुँ, जैसे पहले हमने कहा कि अगर आप शायद उस हुँ, ईरान की जो क़यादत थी उसको ना मारते तो शायद इस वक़्त तक जंग ख़त्म हो जाती। किसी न किसी जगह आके लोग रुक जाते। लेकिन शाला जो सबसे बड़ी बात है ना कि एक हम खबर देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, एक हम द खबर देखते हैं बैनुल-अक़वामी हुँ, जो न्यूज़ है उस पे देखते हैं। अमेरिका के अंदर हमें अगर नज़र आता है कि जी 11,000 या 13,000 लोग 1,300 लोग जो हैं वो 1,300 लोग अब तक ईरान के अंदर जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की खबरें अगर हम देखें तो 3,500 हो जाती हैं। इसी तरह हुँ, जहाज़ों के हवाले से हम देखें तो मुख्तलिफ खबरें आ रही होती हैं कि कोई कहता है 5 गिर गए, कोई 12 गिर गए। अभी हुँ, मैं देख रहा था मुख्तलिफ अमेरिकन खबरों में, तो उसमें उन्होंने बताया था कि तकरीबन 11 या 12 के करीब जो है ड्रोन और जहाज़ जो हैं अब तक गिर चुके हैं। तो हुँ, मैं नहीं समझता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा कि कौन-सा लीडर ईरान के अंदर मारा गया है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान का रोल जो है इसमें बहुत अहम है। अब देखते हुँ, हैं कि आने वाले दिनों में इस वक़्त इस्लामाबाद में जो है वो ज़बरदस्त किस्म की मीटिंगें चल रही हैं और कल हुँ। तक आपको शायद अगर ये कामयाब हो गया, तो आपको एक ज़बरदस्त किस्म के फ़ैसले जो हैं इस जंग के हवाले से सुनने को मिलेंगे। तो आसिफ साहब, अगर हम मजीद ख़ादमी की बात कर रहे हैं, तो वो ना सिर्फ़ एक इंटेलिजेंस ऑर्गनाइज़ेशन के सरबराह थे, बल्कि बेवक़्त वो तो इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गनाइज़ेशन के सरबराह भी तो थे ना। बाज़ शख़्स जिसका, यानी यूँ समझिए कि वो शख़्स जिसका काम दूसरों को महफ़ूज़ रखना था, खुद महफ़ूज़ नहीं रह सके। ये तल्ख़ एक हकीकत भी है ना। लेकिन हम जब दुश्मनों की बात करते हैं, तो ये अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, ईरान के अंदर अभी भी उनके अंदरूनी तौर पर जो सिक्योरिटी है वो कमज़ोर है। लोग जो हैं वो शायद कुछ न कुछ हद तक जो है उनका साथ भी नहीं दे रहे हैं। जिसकी वजह से होता ये है कि जितना बड़ा इनको नुकसान पहुँचा है, वो आपको बहुत बड़ा नुकसान नहीं लगता। अभी भी आप कहते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। अभी भी आपको लगता है कि ये इंटेलिजेंस जो सिस्टम है, वो अभी भी फंक्शनल है वो। देखें वो उम्र के उस हिस्से में थे कि वो रिटायरमेंट के बहुत करीब थे। तो हुँ, ऑलरेडी सिस्टम जो है वो बन चुका था। तो मेरा नहीं ख़्याल कि ईरान के लिए एक बहुत बड़ा
झटका होगा कि इसके बाद जो है पारी सारी जी। सिक्योरिटी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ईरानी अगर जितने भी अभी जो फ़ौज से रिलेटेड लोग हुए हैं, वो अभी भी पब्लिक में जा रहे हैं। वो उन्होंने अभी भी अपने आप को बंकरों में छुपाया हुआ नहीं है। ये एक हाँ, अजीब हाँ, चीज़ देखी गई है। आपने भी हाँ, फ़ील किया होगा खबरों में हाँ। कि वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के दरमियान हैं, ओपन मीटिंग्स कॉल हुँ, कर रहे जी, हैं। तो यकीनन दुश्मन तो घात लगाए बैठा है और जी, लाज़िमत है, ये जंग है और जंग हुँ, में तो आपको पता है कि जिसको जहाँ मौका मिलता है वो वहाँ वार करता है। ठीक है। सर एक और सवाल मेरे ज़हन में है कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल जो थे उनके सरबराह ने ट्रम्प को धमकियों को जो धमकियाँ वो दे रहे हैं, हर थोड़े दिनों के बाद आपने देखा कि स्टेटमेंट भी चेंज होता है, कभी वो नर्म करते हैं, कभी वो सख्त हो जाते हैं। तो वो जो धमकियाँ दी उन्होंने उनको नफ़रत अंगेज़ भी करार दिया है और उन्होंने कहा है कि जो ईरानी हैं ईरानियों के अगर आप पुल उड़ा देंगे या आप बिजली के घर को उड़ा देंगे, तो सबसे पहले मुतासिर शहरी होंगे, ना बिजली, ना पानी, ना जो हमले आप कह रहे हो उससे कुछ नहीं बचेगा, तो कोई और रास्ता मिलेगा भी नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या ट्रम्प की जो धमकियाँ हैं देने का जो सिलसिला है, ये आपको डिप्लोमैटिक प्रेशर लगता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर लगता है या आपको वॉर क्राइम का हिस्सा लगता है? क्योंकि एमनेस्टी में जो भी माहिर कानून है, वो तो यही कहते हैं कि अगर आप घरों पे हमला करते हैं, तो फिर इंटरनेशनल जो एक लॉ है, वो उसकी खिलाफ वर्ज़ी हो जाती है। तो आप क्या कहते हैं कि ये वॉर क्राइम है? देखिए, ये इस तरह की जो एजेंसीज़ होती हैं या इस तरह की जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो मुख्तलिफ़ पैगामात मिलते हैं, इनको नज़र मेरा नहीं ख़्याल कि इनको कोई घास भी डालता है और स्पेशली अमेरिका। हुँ, क्योंकि हुँ, माज़ी में क्या इन्होंने गज़ा के ऊपर होने वाले मज़ालिम पर आवाज़ उठाई? हुँ, और हुँ, अगर उठाई तो क्या हुआ? हुँ, मेरा नहीं ख़्याल। और दुनिया में और बहुत सारी जगहों पर यूक्रेन में और दूसरी जगहों पर क्या आवाज़ उठाई? तो ये सिर्फ़ एक मेरे हिसाब से एक पपेट है जो दुनिया में अपने मुख्तलिफ़ जगहों से इनकी फंडिंग आती है और ये हर थोड़ी देर बाद जो है वो एक शोशा छोड़ देते हैं कि जी इसने ये किया, उसने ये किया, उसको हुँ, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। ये सिर्फ़ लफ़ाज़ी है। देखें, हुँ, अगर आपके किसी एजेंसी के कहने पे फ़र्क पड़ता हो ना, ट्रंप पे फ़ौरन कोई ना कोई दफ़ाइल लग जाती। ट्रंप कांग्रेसमैन और सेनेटर जो है वो बैठ जाते हैं कि जी देखें जी उस एजेंसी ने ये बात कही है, ये तो हमारे मुल्क पे आ गई। ट्रंप ऐसे ही हैं। उनको नहीं पता चलता कि वो कब, कहाँ, कैसे, किस वक़्त अपने अल्फ़ाज़ों का मजमूआ किसी लेकिन के वो मुँह पे प्रेज़ि मार इतनी देते हैं। बड़ी इतने बड़े मुल्क के प्रेज़िडेंट भी तो हैं। मैंने आज देखा था कि वो सीएनएन ने उनको 18 का एक मार्क लगा रखा था कि जी उनकी जो ट्वीट्स है वो नहीं पढ़ पा रहे थे वो। तो इस तरह की लैंग्वेज मतलब आपके यहाँ तो बड़ा ख़्याल देखें रखा देखें, जाता ये है। भी एक हकीकत है कि अमेरिका की तारीख़ में किसी हुँ, भी दौर के सेकंड टर्म में यानी सेकंड ईयर में हुँ, हुँ। जो मकबूलियत है वो डोनाल्ड ट्रंप की सबसे कम है। ये मैं एक टीवी अच्छा, पर देख रहा था कि हाँ, जो इस तरह की जो मैंने बताया ना कि जो इस तरह की खबरें निकाल रहे होते हैं, जो कि हुँ, तज्ज़िया कर हुँ। रहे होते हैं, ये फैक्ट है। मतलब ये अच्छा, फैक्ट होता है, वो देते हैं कि जनाब दूसरे साल में किसी भी सदर की जो उन्होंने वो निकाली तो इनकी वो बहुत ज़्यादा रेटिंग हुँ, नीचे गिर चुकी है, सिर्फ़ इसी वजह से कि जब ये बात करते हैं तो ये लिखी हुई तकरीर नहीं करते। इसीलिए कहते हैं कि पर्ची लेके तकरीर करना जो है ना वो ज़्यादा हुँ। अच्छा है। आप समझ गई होंगी कि ऐसा ना सही, हो आपके मुँह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो बाद में लतीफ़ा बने। सही। तो पर्चीज़ लेके पढ़ना जब आप सहाफ़ियों के सामने बैठे हों, ये खड़े-खड़े सहाफ़ियों को ज़लील कर देते हैं। तो ये तो जंग है और इस जंग में जो है वो जिस तरीके से आपने देखा है एग्रेसिव हैं, आपने आर्मी का जो चीफ़ है उनको उनसे रिज़ाइन ले लिया और बहुत सारी अब माज़ी में आप देखते जाएँ, इस पूरे 1 महीने से कुछ दिन ऊपर हो चुके हैं। अ, ह हर दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर होता है जो ट्रंप के हुँ, साथ कनेक्ट होता है इस वॉर पे। हुँ, जबकि हुँ, ये जंग असल में इज़राइल और ईरान की है। लेकिन हुँ, ये बात अब अमेरिकन्स को भी समझ में आ गई है और मेरा ख़्याल है कि इतने बड़े प्रोटेस्ट अमेरिका की तारीख़ में नहीं हुए जो कि अभी हुए हैं। हुँ। तो सही देखें ये कहाँ बैठता है ये तो डन है कि जनाब इसमें आपको मसाहलत करनी पड़ेगी, अमेरिका को भी थोड़ा झुकना पड़ेगा, ईरान को भी थोड़ा झुकना पड़ेगा और जी। कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका अलग हो जाए और बोले जनाब ये आपकी जंग है, आप ही लड़ें। मुझे तो तो ऐसा भी आपको लगता है। लगता है इसराइल आपको लगता है क्या थोड़ा झुकना पड़ेगा अमेरिका को भी, थोड़ा ईरान को भी, लेकिन आप जैसे बात ही नहीं कर रहे इसराइल की, तो क्या इसराइल झुक पाएगा, झुकेगा? वो नर्म देखिए पड़ेगा? इज़राइल के अंदर भी वो कुछ हो गया है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। हुँ, ये भी हुँ। एक हकीकत है ना, हाँ। जो अरब कंट्रीज़ में जो हो गया है इस हुँ, वक़्त,
वो कोई हुँ, सोच भी नहीं सकता था कि दुबई एयरपोर्ट का क्या हशर है आज। सही। दुबई एयरपोर्ट दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट था और आज खाली तरीन एयरपोर्ट हो गया है। हुँ, यानी आप पहले नंबर से 190 नंबर पर आ जाएँ तो कैसा लगेगा आपको? हुँ, तो हुँ, हुँ, और इसी तरीके से और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर अभी आपको अंदाज़ा नहीं है, ये जो गैप है, ये गैप जो है आगे आने वाले दिनों में आपको खुराक, पानी ये सारी चीज़ें जो हैं हुँ, दुनिया में हुँ, शॉर्ट होती हुई नज़र आएँगी। अभी तो हम वो यूज़ कर रहे हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद था। ठीक, सही। तो ये अभी माशी जंग बनेगी दुनिया में खत्म होने के बाद भी। हुँ। गो के ये 3 मुल्कों की है क्योंकि अमूमन तो 1 या 2 मुल्क ही तबाह होते हैं या उन्हीं के मसाइल आते हैं, लेकिन ये वो जंग होगी जिसमें सिर्फ़ 3 जो ममालिक हैं वही इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि इसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व हुई है और बिल्कुल, बहुत बुरी पूरी तरीके दुनिया से में हुई है। फ़र्क पड़ा है। अगर आप एक गैस के प्राइसेज़ पेट्रोल के प्राइसेज़ उठा के देखें, हुँ, तो कई मुल्कों में अब आप देखें ना कि मैं कल देख रहा था फ्रांस में गैस के प्राइसेज़ कहाँ चले गए। मतलब कोई हुँ, सोच भी नहीं सकता था कि इतनी महँगी गैस हो जाएगी। तो ये जो बड़े-बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ अपने आप को समझते थे कि जी और मतलब जहाँ पे जो कुछ जीते हैं टूरिज़्म पे, अब वहाँ की टूरिज़्म कहाँ गई? हज़ारों नहीं लाखों फ्लाइटें जो हैं वो कैंसल हुई, लोगों ने अपने प्रोग्राम कैंसल किए हैं। हुँ, स्पेशली जो है अरब कंट्रीज़ जो हैं, मिडल ईस्ट, साउथ एशियन कंट्रीज़ इस वक़्त सबसे बुरे हालात में हैं। जी। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा सर एक और चीज़ है, मैं चूँकि अमेरिका की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी-सी और बात कर लेते हैं। रेस्क्यू मिशन थोड़ा-सा हमको महँगा पड़ा, बल्कि थोड़ा नहीं ख़ासा महँगा पड़ा है। $20 करोड़ डॉलर के तैयारे तबाह हुए हैं अमेरिका के। अमेरिका की जो फ़ज़ाइया है उसने ईरान के अंदर एक खतरनाक एक रेस्क्यू मिशन मिशन था उसको पूरा किया उन्होंने। उनके जो तैयारे थे वो तबाह हुए जिनमें से हर एक की कीमत तकरीबन बताई जा रही है कि 10 करोड़ डॉलर से कहीं ज़्यादा थी और ये तैयारे दुश्मन के इलाके में फँस गए थे और बाद में अमेरिकी अफ़वाज ने खुद तबाह किए ताकि वो ईरान के हाथ ना लगे। सवाल मैं ये कह रही थी कि अमेरिका के दावा करता है ना कि उसने ईरान के आसमान पर मुकम्मल एयर डोमिनेंस हासिल कर ली है, तो वो जो 2 तैयारे बचाने के लिए अरबों डॉलर उसने जलाए क्यों? एयर सुपीरियॉरिटी जब है, उसका एक दावा है, तो फिर वो है। ये यहाँ तक नौबत पहुँची कैसे? देखें बहुत सारे ऐसी चीज़ें दुनिया में इस वक़्त अमेरिका को खुद भी महसूस हुई हैं कि हुँ, जो काम ईरान ने अपने मिसाइलों के साथ किया है, वो मुस्तकिल उसका तोड़ नहीं कर पाए। वो इसराइल को हाँ, नहीं बचा पाए, वो अरब कंट्रीज़ को नहीं बचा पाए, कतर, बहरीन जहाँ सबसे बड़ा इनके बेसेस हैं, वहाँ अपने बेसेस को नहीं बचा पाए। तो हुँ, ये बात तो मतलब अब सबको पता अमेरिकन को भी पता चल गई है कि कुछ ना कुछ तो है, अभी इनको और तैयारी करनी पड़ेगी और चीज़ें इजाद करनी पड़ेंगी। अ, जहाँ तक ये वाला मामला है, तो मैं समझता हूँ ये भी एक फेलियर था कि उनको नहीं पता था कि किस तरीके से क्या हो जाएगा और लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम अपनी टेक्नोलॉजी जो है ना, वो तो किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि जहाज़ अगर ऐसे ही गिर गया और उन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी चोरी कर ली, तो उन्होंने तबाही कर दिया उस जहाज़ को और ये अमेरिकन मीडिया मीडिया में भी आ रहा है कि उन्होंने खुद तबाह किया है। लेकिन और ईरान ये क्लेम कर रहा है कि जी हमने मार के गिराया है। ठीक। तो तो और जंग फिर में तो ये चलता है, जी, जंग में तो ये चलता है कि जी हमने गिराई या आपने गिराई या हम अगर तुम्हारा डोमिनेंस नज़र आ रही है तो हमने गिरा दी, अगर कोई आपको गलती लगती है तो फिर जी दूसरे ने उड़ाया। जि आपको क्या जि लगता है? जी, जी। जिसके हमने 6 गिरा दिए वो अब आज तक कबूल नहीं कर रहा, तो ये तो चलता है। सर 11 भी हो गए थे, हमने क्या बात कर 11 दी भी आप कर लिया, देखें ट्रम्प साहब ने 11 कर लिए, बाकी सब 11 के परेशान अच्छा हैं 11। अब अपने वो गिन भी रहे हैं या अब अपने गिन नहीं रहे हो कि कितने गिरे और कितने मार गिराए उन्होंने? अपने कौन गिनता है? ठीक बात आपने कही। अच्छा अब आपको क्या लगता है इस तरह के जो हालात हैं, जो हम बार-बार सुन रहे थे कि बलूचिस्तान की साइड से पाकिस्तान भी अपनी जो बेसेस हैं वो दे देगा या कहीं से भी वो, अब ये ज़मीनी जंग की तरफ जा रहा है ईरान और अमेरिका। तो क्या लगता है आपको कि जो इतना नुकसान के बाद अब ये वाला ऑप्शन बाकी है कि जो अमेरिका जो है या चाहे इसराइल हो चाहे अमेरिका, वो जो है वो ज़मीनी रास्ते की तरफ अंदर चला जाए ईरान के? मेरा इतनी नहीं नुकसान ख्याल मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका ये गलती करेगा ज़मीनी जंग की। हाँ, ये किसी और मुल्क की फ़ौज को ज़रूर भेज सकता है। ये हाँ, इराक के कुछ लोगों को ज़रूर भेज सकता है वहाँ पे, लेकिन अपनी फ़ौज वो गलती नहीं करेगा क्योंकि अमेरिकन्स उस वक़्त भड़क जाते हैं जब आपके यहाँ पर डेड बॉडीज़ आएँगी। देखें, हुँ, जब जाएँगे तो कत्लो-गारत तो होगी।
ऐसा तो बिल्कुल, नहीं है कि आप कोई अपने ऊपर एक खोल चढ़ा के चले जाएँ और जिससे कुछ ना हो। तो सही, ज़मीनी जंग खतरनाक इस लिहाज से होती है कि वहाँ पर आपको लाशें मुल्कों में पहुँचती हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इसराइल। इसराइल ने तो टोटल मना कर दिया, जनाब हम नहीं रहे, हम अच्छा, तो जाएँगे नहीं। तो वो सही, अमेरिका को आगे रख रहा है। अमेरिका खुद ट्रम्प, लेकिन अमेरिका की जो पब्लिक है वो इस चीज़ को अभी बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये ज़मीनी जंग होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर वहाँ की आवाम जैसे कि पहले फ़लस्तीन में भी वो इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहे लेकिन हुआ वही जो कि अमेरिका चाहता था या इसराइल चाहता था। अब की बार अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं या होते हैं तो उसका कोई असर आपकी जो गवर्नमेंट है उस पे पड़ेगा? बिल्कुल होगा, नवंबर में आने वाले इलेक्शन जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इस वक़्त सोशल मीडिया की जंग चल रही है, इश्तिहारात धड़ाधड़, धड़ाधड़, कोई इसको सपोर्ट कर रहा है, कोई कह रहा है येस करो, कोई कह रहा है नो करो। वो एक बड़ा ब इस वक़्त अमेरिका के अंदर जो है ना सियासत बड़े उरूज पर है। हाँ, हाँ। तो इसलिए ज़रा आपको लगता है कि मामला ज़रा थम जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, नहीं, अब थमेगा नहीं, ये अच्छा, मतलब ये एक्सक्यूज़ कोई मी, ना कोई नतीजा ये निकलेगा। उरूज पे जाएगा और अच्छा, अगर इनको अमेरिका को भी इस दफ़ा थोड़ा झुकना पड़ेगा, क्योंकि ठीक, आपकी सारी शराइत तो नहीं मानी जाएँगी और ठीक, ईरान जो है वो अ, कफ़न बाँध के सामने आया हुआ है कि ठीक है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, लेकिन हुँ। वो किसी को ले नहीं डूब सकते क्योंकि वो बहुत दूर हैं। लेकिन वो अरब कंट्रीज़ का जो हाल कर रहे हैं, इस हाँ, वक़्त वो बड़ा आपने देखा कि अरब यानी जस्ट वो जो कहते हैं ना कि $1 का विला जो था, वो अब 60 सेंट का भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है, एक मिसाल दे रहा हुँ, हूँ मैं। हुँ, तो हुँ। आपने देखते ही देखते जो है वो क्या हशर कर दिया है। जो अमीर-कबीर लोग थे वो तो हुँ, इस वक़्त अरब कंट्रीज़ से अपने-अपने मुल्क जा चुके हैं या किसी और मुल्क चले गए हैं, अपना पैसा ठीक, लेके। पता नहीं, मैं किसी का एक स्टोरी देख रहा था, $500 बिलियन पता नहीं कितने दिन में जो है निकाले गए हैं अरब कंट्रीज़ से, स्पेशली हुँ, यूएई से। तो ठीक। यूएई का मुझे लगता है यूएई के पास अब पैसे खत्म हो गए, इसीलिए वो पाकिस्तान से माँग रहे हैं, हमारे पैसे वापस करो, मैं हमारे उस तरफ भी आ रही हूँ कि इतने बड़े मुल्क को क्या हो गया, वो हमारी जो ख़ारिजा पॉलिसी थी वो क्या है? चलिए इसी सवाल को कर लेती हूँ कि यूएई को जो अदायगी का मामला है ना, अच्छा दोस्त ममालिक ने ये कहा है कि पाकिस्तान को हम $5 अरब डॉलर से ज़ायद की रकम जो है फ़राहम कर देंगे और रकम का जो बंदोबस्त होने के बाद मतलब इंटेलिजेंट है पाकिस्तान तो उसने उसके बाद जो मुत्तहदा अरब अमारात है उसको $2 अरब डॉलर की जो एक अदायगी का जो फ़ैसला है उसने किया है। तो 2 नहीं है, यूएई 3.5 अरब है साढ़े वो। मैंने उससे शायद किस्तें कर ली हैं, अब ये भी आप शायद पता चलेगा लेकिन वो बाद अप्रैल के अंदर सारी चीज़ें दे देंगे उनको, दे देगा। अच्छा मुख्तलिफ यूएई देश। को वापसी वाला जो पैसे हैं वो तकरीबन 96 ये भी तो एक बड़ा मसला है ना, कर्ज़ा जो है 1996 से लिया गया था $45 करोड़ डॉलर का, वो कर्ज़ा भी शामिल है और 30 सालों से माशाल्लाह माशाल्लाह 6 से ज़ायद हुकूमतें आई हैं, वापस तो किसी ने भी नहीं किया, असल रकम से ज़्यादा सूद भी अदा हो गया है। सवाल मैं ये कह रही थी कि आप 30 साल से 6 से ज़ायद जब हुकूमतें बदल के आ गईं, कर्ज़ा वापस नहीं कर सके, तो आज जो नई यकीन दहानियाँ आपको मिल रही हैं पाकिस्तान को, वो कर्ज़ होगा, खैरात होगी, अगर कर्ज़ है तो क्या ये कोई गारंटी है कि वो भी आपके अगले 30 साल तक जो है वो रोल ओवर होता ना रहे? पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका यूँ कहिए कि उसका जो मॉडल ही कुछ कर्ज़ लेने का है। क्या मसला क्या है? डिप्लोमैटिक कोई सक्सेस मुझे तो नहीं लगती कहीं पे। देखें पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब की बक़ा की ज़िम्मेदारी कह लें या सेफ्टी की ज़िम्मेदारी ली है, तो ठीक है। उसपे भी तो अरबों रुपए, एक फुटबॉल का मैच जब कतर में कराया था तो $1 हाँ, बिलियन लिए थे। और वो गए कहाँ हमारी तो किस्तें भी अदा नहीं हुई। नहीं, वो लाज़िम बात है, वो बिलियन डॉलर ऐसा तो नहीं है कि वो सारा बिलियन डॉलर आपके हाथ में आया होगा, आपने वहाँ कुछ काम भी किए हैं, आपके खर्चे भी अपने हैं। लेकिन जो भी है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जाने, वो मैं और आप उस पे क्या बहस करेंगे क्योंकि हम ना मुझे उसका कुछ पता है, ना आपको पता है। ठीक। तो हाँ, ये एक और जब आप किसी मुल्क की कंटीन्यूअसली हिफाज़त की ज़िम्मेदारी लें, तो फिर तो आपको अरबों डॉलर मिलने चाहिए। तो मेरा ख़्याल है कि ये वही है, मेरा ख़्याल है ये कि ये हुँ, वही पैसे हैं इसमें, और यही वजह है कि इस बहादुरी के साथ खबरों में जिस तरह चलाया जा रहा है कि हम आपके पैसे दे आपको देंगे। वापस कर देंगे, ये लें जी ठीक अपने है। पैसे। तो मेरा हुँ, ख़्याल, अच्छा एक चीज़ और भी मैं बताऊँ कि अभी हुँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने पाकिस्तान को $2 अरब ओपन मार्केट से दिए हैं 4% सूद पे। ठीक। और हमारा मुसलमान कंट्री वो 6% पर पाकिस्तान को सूद पे दे रहा है ये $2 अरब। मतलब अफ़सोस की बात होती है कि ये हम मुसलमान भाई-भाई खेलते रहते हैं, लेकिन हाँ, सूद जिसे हराम करार दिया गया है उसको नहीं बख्शते रहा।
तो ये हुँ, भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन है उन हाँ, मुसलमानों के लिए, उन मुसलमान ममालिक के लिए कि जो हेल्प तो करते हैं लेकिन वो ओपन मार्केट से भी ज़्यादा आपसे पैसे लेकर आप पर सूद लगाते हैं। तो ये भी इसमें क्योंकि ये मुझे अभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कन्फर्म हुआ था और जब ये पता चला कि 4% पे और फिर उनको पता चला कि जिस कतर ने 6% पे आपको 2 हुँ, अरब डॉलर दिए हुए हैं, तो हाँ, फिर सबका पता चल गया कौन कितना दोस्त है। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान को अब दोस्ती ख़त्म करनी चाहिए, अब बिल्कुल, प्रोफ़ेशनलिज़्म पे बात करनी चाहिए। हाँ, ठीक है, हाँ, हमारी फ़ौज बहुत अच्छी है, हम आपकी हुँ, हिफ़ाज़त भी करेंगे, हमारे पास न्यूक्लियर बम भी है, लेकिन सही हम सिंपल-सिंपल जो है, वो इतने हाँ, पैसे लेंगे। हम वो हैं कि नमक पिंक नमक पूरी दुनिया में हमारे पास है और हाँ, हम पेनीज़ पे उसको सेल कर देते हैं। और हुँ, दूसरे ममालिक आप देखें मैंने एक दफ़ा इस पे शो किया था जिसमें मैंने बताया था 6 मुल्क जो है हमारा पिंक सॉल्ट अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो ज़्यादा पैसे ले रहे होंगे ऑफ़ वहाँ के कोर्स रहने ज़्यादा वाले। क्योंकि हमारे यहाँ जिस किस्म की ये जो आप कहती हैं ना कि क्या जो हमारे इक़्तिदार है के लोग हैं, हमारे सियासतदान हैं, ये उन्हीं हुँ, की बेवकूफ़ियाँ हैं। ये किसी हाँ, आर्मी कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर ने नहीं इनसे साइन किए होंगे कि जी पिंक सॉल्ट आपका 20 साल के लिए जो हम इन पेनीज़ में दे देंगे आपको। ये ठीक है। की वो है लेकिन चलें ठीक है। देर अच्छा आगे इंटरेस्ट की बात कर रहे थे ना, मुझे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे यही बात याद आई कि जब एक दोस्त मुल्क है, हमारे तो दोस्त मुल्क है ना ये, हमारा बड़ा ख़्याल करते हैं, 6% इंटरेस्ट ले, असल रकम से ज़्यादा वो सूद वसूल कर ले, फिर जब चाहे वो हमसे वापसी का मुतालबा भी कर दे। तो ये दोस्ती है, ये किस किस्म की दोस्ती है? ये फाइनेंशियल ये लेवरेज है जो आप किसी ख़ारजा पॉलिसी को यरग़माल बनाना इसे कहते हैं। मतलब क्या इसे कहेंगे कि सब कुछ आप दे भी रहे हैं और फिर उसे उसे जब ज़रूरत पड़े वो 2 दिन लगाए आपको कि वापस दें। ख़ारजा पॉलिसी तो हमारी है ही कहीं नहीं, नहीं आप बाद में हमें दोस्ती भी नज़र नहीं आ रही है हमें तो। अभी आपको मैंने कहा ना कि पाकिस्तान को ये मुसलमान भाई-भाई, भाईचारगी ये सब छोड़ के प्रोफ़ेशनलिज़्म पे आना चाहिए। यूएई के अंदर 10% अगर एक एवरेज के हवाले से इसमें जी, नीचे-ऊपर हो सकता है पाकिस्तानी हैं, लेकिन 30% जो हैं वो इंडियंस हैं। हुँ, तो फिर और फिर जब हम बात करते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तानियों के साथ क्या होता है और इंडियन के साथ क्या होता है, वो आपको पता है। सही। तो ये एक है अलमिया इस पे मतलब अफ़सोस किया जा सकता है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आसिम साहब मैं चाहूँगी कि ज़रा आप एक लास्ट कमेंट भी सम अप कर दें हमारे इस प्रोग्राम को और लास्ट कमेंट भी दे दें। जी, लास्ट कमेंट लास्ट कमेंट यही दूँगा कि जंग के हवाले से दोस्ती खत्म कर दें, बस। हैं? क्या कह रहे मैंने हैं? कहा दोस्ती खत्म कर दें लोगों से और नहीं, अपना नहीं देखें। दोस्ती रखें, बस हर हाल में अच्छा, मुस्कुराओ, बस मैं तो यही कहता हूँ कि बस हुँ, मुस्कुराते जाओ। तो ठीक है। मैं लास्ट कमेंट में यही कहूँगा कि न्यूज़ मीडिया इस वक़्त जो है आपको ऐसी खबरें दे रहा है कि आप किसी भी खबर को सुन के यकीन ना करें। आप हाँ, उसका दूसरा पहलू ज़रूर देखें, अगर पाकिस्तान से एक खबर जनरेट की जाती है या अमेरिका से एक खबर जनरेट की जाती है, तो वो दोनों अपने मफ़ाद में ही होती है। अगर अरब कंट्रीज़ से की जाती है, ईरान से की जाती है, सब हुँ, अपने मफ़ाद के उसमें अगर आपको एग्ज़ैक्ट न्यूज़ चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ईरान जैसे क्लेम कर रहा है कि जी हमारे 3,500 लोग मार दिए, लेकिन अमेरिका में वो 1100 लोग हैं सिर्फ़ या 1300 लोग हैं। तो सही। ये मतलब इंसानी जानें है ना अब हाँ, लेकिन हाँ। इसमें इतना बड़ा फ़र्क कैसे है? तो इसी हुँ, तरीके से दूसरी खबरें ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, जी हम सस्ता पेट्रोल दे देंगे, हम ये कर देंगे। दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं, बल्कि बीसियों ऐसे ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान से ज़्यादा महँगा पेट्रोल बिक रहा है। हुँ, लेकिन हमारे यहाँ कुछ फ़ैसले इस तरह कर लिए जाते हैं, मशावरत से नहीं करते। अगर बंद बिल्कुल। कमरे में फ़ैसले करते हैं, तो इसी तरह का रिएक्शन आता है। हुँ, हुँ, हुँ। आप रोज़ाना बढ़ा देते 10-10, 15-15 रुपए, तो शायद इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं आता। लेकिन एकदम हुँ, जब आप इतना ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो रिएक्शन आता है। तो ठीक। मेरा ख़्याल है अब पाकिस्तानी खबरें भी जो देखते हैं, उसमें भी हमें लगता है पसंद-नापसंद जो है हुँ, नज़र आने लगा है। ठीक। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, थैंक यू सो वेरी मच अपना आपने कीमती वक़्त दिया। अपने नाज़रीन से कहूँगी कि आप हमें देसी टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आप हमें फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।